हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा ये जो हमारा सौरमंडल है उसका निर्माण किस प्रकार हुआ है। तो चलिए मिथकल्स वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। हमारा सौरमंडल ग्रहों, चंद्रमाओं, एस्टेरॉयड और धूमकेतु से भरा हुआ है और जो हमारा पूरा जो सोलर सिस्टम है वो सूर्य से भरा हुआ है जो जीवन का स्रोत है। ये सब अरबों साल पहले गैस और धूल के एक विशाल बादल से शुरू हुआ था जिसे नेबुला कहा जाता है। नेबुला ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और सुंदर संरचनाओं में से एक है। नेबुला ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहाँ तारे पैदा होते हैं। घूमते हुए रंगों और चमकीले गैसों से नेबुला भरे होते हैं। यहाँ नए तारों का जन्म होता है और पुराने तारों की मृत्यु होती है। ये बादल ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं जो ब्रह्मांड के सबसे आम तत्व है। गुरुत्वाकर्षण एक क्या है? एक हाथ की तरह काम करता है जो सब कुछ केंद्र की ओर खींचता है। ये बल नेबुला के भीतर पदार्थ को एकत्रित यानी कि एक स्थान पर जमा करता है। लाखों वर्षों में यह गुरुत्वाकर्षण बल बादल को सिकुड़ाता है और सघन बनाता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे नेबुला को एक ठोस संरचना में बदल देती है। जैसे ही नेबुला सिकुड़ता है यह तेजी से घूमता है। यह एक डिस्क के आकार का चपटा होता है। यह घूर्णन गति नेबुला को एक विशेष आकार देता है। यह कतई चपटा डिस्क एक छोटा प्लेटरी डिस्क कहलाती है जिसे हमारे सौरमंडल का लगभग क्या होता है एक डिस्क से घिरे चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों का जन्म होता है। ये जो डिस्क है ये घूमता है, इसे चंद्रमा और ब्रह्मांड के और सारे पिंडों का जन्म होता है। गैस और धूल का एक विशाल बादल की कल्पना आप लोग करें जो नेबुला है। ये अंतरिक्ष में तैरता है, एक रहस्यमय और अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। यह नेबुला एक सुपरनोवा विस्फोट या एक गुजरते हुए तारे से एक क्या करती है अपने हाथों को मिलाता है जो इसे हिला डालता है। यह अशांत नेबुला को अपने आप में ढलने का कारण बनती है जिससे यह संकुचित और अस्थिर हो जाता है। जैसे ही बादल ढहता है इसके केंद्र का पदार्थ आपस में चिपक जाता है, घना और गर्म हो जाता है जिससे एक नया केंद्र बनता है। यह केंद्रीय झुरमुट अंततः आगे चलकर सूरज बनेगा जो हमारे सौरमंडल का केंद्र होगा। जैसे ही केंद्रीय क्षेत्र गर्म होता है यह चमकना शुरू कर देता है। यह एक प्रोटो स्टार का निर्माण करता है जो एक नवजात तारे का प्रारंभिक चरण है। प्रोटो स्टार सामग्री इकट्ठा करना अपने अंदर जारी रखता है। यह बड़ा और गर्म हो जाता है और धीरे धीरे एक पूर्ण तारे का रूप लेता है। गैस और धूल का यह चमकता हुआ गोला पूरी तरीके से विकसित तारों को क्या करता है अग्रदूत है जो अंततः एक स्थिर तारे में आगे चलकर बदल जाता है। लाखों वर्षों में प्रोटो स्टार विकसित होते हैं। हमारे सौरमंडल के लिए यह एक स्टेज तैयार करते हैं जिससे ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों का निर्माण होता है। हमारे प्रोटो प्लेटरी डिस्क के केंद्र में क्या होता है प्रोटेस्ट और गर्म और सघन हो जाता है। हाइड्रोजन का परमाणु आपस में जुड़ने लगते हैं जिससे अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा निकलती है। एक परमाणु संलयन ने हमारे सूर्य के जन्म को चिन्हित किया है। ऊर्जा ने एक बाहरी दबाव बनाया जो गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव को संतुलित करता है। यह संतुलन सूर्य को अरबों वर्षों तक स्थिर रूप में चमकने देता है। सूर्य के प्रज्वलन में आसपास के प्रोटो प्लेटरी डिस्क को यह प्रभावित करता है जिससे ये हल्के तत्व दूर हो जाते हैं। इन प्रक्रिया में उन ग्रहों की संरचना का आकार दिया जाता है जो अंततः बने सूर्य को ढकेलते हैं। पृथ्वी सहित ग्रहों का निर्माण इसी मंच द्वारा तैयार हुआ था। नवजात सूर्य के चारों ओर गैस और धूल की घूमती डिस्क से ग्रह बनते हैं। यह डिस्क जिसे प्रोटो प्लेटरी डिस्क कहा जाता है। ग्रहों के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था यही है। धूल और बर्फ के कणों की उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र आपस में टकराते हैं और चिपक जाते हैं। ये कण धीरे धीरे छोटे छोटे गुच्छों में बदलने लगते हैं। ये छोटे गुच्छे बड़े होते हुए ग्रह की रचना करते हैं। समय के साथ ये गुच्छे और बड़े पिंड में बदल जाते हैं। जैसे ही ग्रह डिस्क के मध्य में घूमते थे उनके गुरुत्वाकर्षण ने अधिक सामग्री को अपने अंदर आकर्षित किया। इस प्रक्रिया ने ग्रहों को और भी बड़ा और अधिक जटिल बना दिया। इकेशन नामक इस प्रक्रिया ने ग्रहों के निर्माण का नेतृत्व किया। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलते रहती है और इसे बने ग्रह के प्रकार डिस्क के भीतर और उनके स्थान पर निर्भर करता है। आंतरिक और बाहरी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के ग्रह बनते हैं। आंतरिक क्षेत्र में तीव्र गर्मी ने चट्टान और धात्विक पदार्थों को पिघलाकर पीछे छोड़ देता है जिससे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल का निर्माण हुआ। यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये सूर्य के पास से एक क्रम है जो गर्म है। यह ग्रह ठोस और चट्टानी होते हैं। आगे फ्रॉस्ट लाइन पर बर्फ क्या हो जाती है ठोस हो जाती है। जो ग्रह सूर्य से दूर होता है वो ठोस होकर बर्फीला बन जाता है जिससे बृहस्पति और शनि जैसे ग्रह का निर्माण हुआ है। जैसे वे लोग उनके अंदर गैस है। यह ग्रह विशाल और गैसीय है और इसके आगे यूरेनस और नेपच्यून जैसे ग्रह है जो बर्फ के आकार ले लिया है। यह ग्रह ठंडे और बर्फीले है और सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में स्थित है। हमारे सौरमंडल
के ग्रह आकार, संरचना और सूर्य की दूरी बहुत भिन्न है। यह विविधता उनके गठन के दौरान प्रोटोप्लेटरी डिस्क की स्थितियों से उत्पन्न होती है। सूर्य के करीब आंतरिक क्षेत्र गर्म होता है, जो सूर्य के नजदीक ग्रह है वो गर्म है। वाष्पशील सामग्रियों को यह वाष्पीकरण कर रहा है। यह चट्टानी और धात्विक तत्वों को छोड़ देता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जैसे छोटे घने ग्रहों का निर्माण इसी प्रक्रिया से हुआ है। फ्रॉस्ट लाइन से परे बर्फ और गैसों ने बृहस्पति और शनि जैसे दिग्गज ग्रहों का निर्माण किया। आगे बर्फ के दिग्गज यूरेनस, नेपच्यून का गठन हुआ, जिसमें भारी तत्व थे। यह अंतर सूर्य से तापमान और दूरी के प्रभाव को उजागर करते हैं। आंतरिक और बाहरी ग्रहों की विशिष्ट विशेषताओं ने हमारे सौरमंडल का आकार दिया है। हमारे सौरमंडल के निर्माण ने महत्वपूर्ण सामग्रियों को पीछे छोड़ दिया। सौरमंडल में बिखरे हुए और बचे हुए इसके प्रारंभिक इतिहास के बारे में यह प्रक्रिया सुराग के रूप में कार्य करती है। एक प्रकार का बचा हुआ क्षुद्र ग्रह है, जो प्रारंभिक सौरमंडल के चट्टानों के अवशेष है। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ना, वह ग्रहों के अवशेष होते हैं जो कि अंतरिक्ष में भटकते रहते हैं। अधिकांश शुद्ध ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच क्या होते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट में रहते हैं। एक अन्य प्रकार का बचा हुआ धूमकेतु है, जो सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र के बर्फीले पिंड होते हैं। जो धूमकेतु होते हैं वो बर्फ के पिंड होते हैं, जो सौरमंडल के बाहरी क्षेत्रों की परिक्रमा करते हैं। वे बर्फीले तत्व से बने होते हैं। जब एक धूमकेतु सूर्य के पास आता है तो उसकी बर्फ वाष्पीकृत हो जाती है, जिससे एक विशिष्ट पूंछ का निर्माण होता है। ये बचे हुए प्रारंभिक सौरमंडल के बारे में बहुमूल्य जानकारी रखते हैं धूमकेतु। यह उन प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जिनके कारण ग्रहों का निर्माण हुआ है। हमारे चंद्रमा की उत्पत्ति की कहानी भी बहुत ही नाटकीय है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक मंगल के आकार की वस्तु अरबों साल पहले पृथ्वी से टकराई थी। इस प्रकार इस प्रभाव ने पृथ्वी और थिया दोनों के एक महत्वपूर्ण हिस्सों को पिघला दिया और वाष्पीकृत कर दिया। मलबे ने पृथ्वी के चारों ओर एक डिस्क का निर्माण किया। अंततः एक साथ टकराकर चंद्रमा का निर्माण हुआ। यह विशाल प्रभाव परिकल्पना चंद्रमा के निर्माण के लिए अग्रणी व्याख्या है कि एक बाहर का उल्का पिंड आया, पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर के बाद दोनों के अवशेष बाहर चल गए और पिघलकर एक चारों ओर वाष्पीकृत हो गए और ठोस बन गए, जिससे चंद्रमा का निर्माण हुआ। चंद्रमा के निर्माण ने पृथ्वी की धुरी को झुका दिया, जिससे हमें मौसम मिले और पृथ्वी के घूमने का स्थिरीकरण। चंद्रमा के बिना पृथ्वी का जीवन बहुत अलग तरह से विकसित हो सकता था। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरी छोटी सी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें मेरे वीडियो के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।